वेलकम फ्रेंड्स। आज है 6 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 6 सितंबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप लोग लिख सकें। पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, स्वर्णिम समापन टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो है समापन हो गया। इसमें भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। भारत ने टोटल आपके 19 मेडल जीता है, जिसमें से आपको ध्यान रखना जो 19 मेडल आपको टोटल जीता गया है। और इसमें स्वर्ण कितना जीता गया है, तो स्वर्ण आपके 5 मेडल जीता गया है। रजत कितना जीता गया है, तो रजत 8 मेडल जीता गया है। जबकि कांस्य कितना पदक जीता गया है, तो कांस्य आपको 6 पदक जीता गया है। ठीक है, 8 6 14 19 पदक हो गया टोटल। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है पहली बार पैरा ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, तो 1968 में। 1968 से लेकर 2016 तक जो है भारत मात्र 12 पदक जीता था, जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत एक ही ओलंपिक में 19 पदक जीत गया। ठीक है, तो पहले आपके 12 था, अब 19 हो गया। तो टोटल भारत के पास कितने पदक हो गए हैं पैरा ओलंपिक में, तो टोटल आपके पैरा ओलंपिक में भारत के पास 31 पदक हो गया। इसे आपको लिख लेना है। उसके बाद है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 हुआ, इसमें कितने खिलाड़ी शामिल होने के लिए भारत की तरफ से गए थे, तो 54 खिलाड़ियों का दल शामिल होने के लिए गया था। कल जो लास्ट दिन जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीता, जिसमें आपके हैं सुहास हैं, ये नोएडा के आईएएस हैं, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया। जबकि कृष्णा, जो इनका नाम है पूरा कृष्णा नागर, इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया। दोनों जो अपना पदक आया कल बैडमिंटन में, ये दोनों पदक आपका आया है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो पैरा ओलंपिक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसके उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद्र, लिख लीजिएगा टेक चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद तो उद्घाटन का हो गया। जो समापन समारोह था उसके ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो अबनी लेखरा। ठीक है, अबनी लेखरा। और शुभंकर क्या है टोक्यो पैरा ओलंपिक का, तो शुभंकर है सोमेटी, लिख देते हैं यहाँ पर हम सोमेटी। ठीक है, सोमेटी। टोक्यो ओलंपिक पर देखिए हम एक वीडियो ही बनाए हैं, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा, कल शाम को अपलोड हो चुका है। तो वहाँ पर जाइएगा तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कम ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि इस बार जो है भारत किस रैंक पर रहा, तो भारत आपके 24वें रैंक पर रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर। नेक्स्ट खबर है कि अफ़गानिस्तान में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। काबुल में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबर है। बीच बचाव के लिए पहुंचे आईएसआई के प्रमुख फैज़ अहमद, इसे लिख लीजिएगा, आईएसआई के जो प्रमुख हैं फैज़ अहमद है। आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे लिख लीजिएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि तालिबान के दूसरे धड़े हिदायतुल्लाह अखुंदजादा को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। अभी एक तरीके से देखिए जो अफ़गानिस्तान में सत्ता का संघर्ष है अभी चलता ही रहेगा। जब वहाँ सरकार बन जाएगी तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लगातार मुल्ला ब्रदर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि उनको लगता है नेता बनाया नहीं जाएगा। तो अभी लगातार वहाँ पर जो एक तरीके से सत्ता संघर्ष चलता रहेगा, तो जब फाइनल हो जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट खबर है कि कोरोना से जूझ रहे केरल में निपा वायरस की दस्तक दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि निपा वायरस कहाँ फैल गया है, केरल में फैल गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है कि आधार में बदलाव पर बदल जाएंगे रिश्ते। आधार कार्ड आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम होता है। आधार कार्ड जारी कौन करता है, तो आधार कार्ड जारी करता है UIDAI। ठीक है, UIDAI जारी करता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंक लिखे होते हैं, तो इसमें आपके 12 अंक के नंबर होते हैं। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि योग्यता वे वरिष्ठता पर होती है जजों की नियुक्ति। आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजों का चुनाव कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का चुनाव कॉलेजियम करता है। कौन करता है, कॉलेजियम करता है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज की नियुक्ति कौन करता है। फिर से बोल रहे हैं आपको, शुरू में था कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की चुनाव कौन करता है, तो कॉलेजियम करता है। ठीक है, कॉलेजियम करता है। अब अगला पॉइंट है
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में सीजीआई होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी सीजीआई को चुनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये भी चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि संविधान के खिलाफ है विधानसभा में नवाज का कक्ष। आपको ध्यान रखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो जो हमारे संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया, उसे आप लोग लिख लीजिएगा, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से बोल देते हैं, 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे जो संविधान के उद्देशिका है वहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये तीनों आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तीनों शब्द के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अरावली में अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो आपको अरावली के बारे में जानना है कि जो अरावली है प्राचीनतम पर्वत है, जो अरावली है प्राचीनतम पर्वत है जो गोंडवाना लैंड से अलग होके बना है, जो गोंडवाना लैंड से अलग होके बना है। और जो अरावली पर्वत है उसके सर्वोच्च शिखर कौन है, तो गुरु शिखर है, इसके सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद इसका जो विस्तार है दिल्ली से लेके, इसका विस्तार जो है दिल्ली से लेके गुजरात तक इसका विस्तार है। साथ में जो अरावली है इससे लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी निकलती है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि माही नदी, ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी नंबर 1 है। ठीक है, लोकप्रियता के मामले में जो है दुनिया के नंबर 1 नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री की रेटिंग जो है 70% है, जून से 4% बढ़ी है। मतलब कि जो द मॉर्निंग कंसल्ट है इनके द्वारा ये रैंक जारी किया गया है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को पहला स्थान मिला है। इसे भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 21.8 किलोमीटर सड़क बनाई गई देश में रोजाना। कोरोना महामारी और बारिश के बावजूद जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक जो है चालू वित्त वर्ष में अब तक जो है 3385.02 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग ऐसे भी जान लीजिए, आपको जानना चाहिए सब चीज़। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा में डेनमार्क के अनुभवों से भारत को होगा लाभ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये डेनमार्क के दौरा पर हैं। डेनमार्क जो है भारत का इकलौता ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डेनमार्क जो है भारत का इकलौता ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके डेनमार्क है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो जो डेनमार्क है उसके प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सेन। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सेन उनके प्रधानमंत्री का नाम है। जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, कोपेनहेगन। साथ में आपको याद रखना है कि डेनमार्क का एक आइलैंड है ग्रीनलैंड। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो ग्रीनलैंड आपके नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। आपको हम इसके मैप भी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे मैप में भी एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। और राजधानी कहाँ पर है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट खबर है आपकी, व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र निर्माता होता है अच्छा शिक्षक, ये गोविंद जी हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा बोला गया, तो एकदम सही बात बोला गया है इनके द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय फलक, पिछले 7 दिनों में जो है 8% बढ़े हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में जो है 43,000 नए मामले आए हैं कोरोना के। अकेले केरल में जो है 29,000 से अधिक मामले आए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट खबर है, अधर में अफ़गानिस्तान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि पंजशीर में 600 तालिबानियों के मारे जाने का दावा जो पंजशीर के नेता है वो कर रहे हैं। विपक्षी नेता ने 1000 से ज़्यादा तालिबानियों को बनाया बंदी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो तालिबान ने पंजशीर की राजधानी बजरक में घुसने का किया दावा,
तो आपको जो पंचशील है उसके राजधानी आपको लिख लेना है कि उसकी राजधानी कहाँ पर है। बजरंग, ये भी एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है। उसके बाद जो अमरुल्लाह सालेह हैं, ISI देख रही है तालिबान के सारे काम, तो जो अमरुल्लाह सालेह इनके द्वारा कहा गया है बात को। अफ़गानिस्तान में मदद को इमरान ने की UN महासचिव से वार्ता, तो UN महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। काबुल एयरपोर्ट से शुरू हुई घरेलू उड़ान, जो काबुल एयरपोर्ट है जो बंद था, अब वहाँ पर जो घरेलू उड़ान है मैंने कि अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेवल शुरू हो चुका है। भारत के पास है देखो और इंतज़ार करो के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही बात है कि भारत को जो है अभी चुपचाप भारत को देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में चल क्या रहा है, उसके बाद ही भारत को कोई अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अफ़गानिस्तान में मेरा एक तरीके से फंस ही गया है। ठीक है, तो हमें बेट एंड बाच की पॉलिसी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट खबर है कि दहशत में अफ़गानिस्तान में बसे उइगर मुस्लिम। आपको पता होगा कि उइगर मुस्लिम किस देश के हैं, ये चीन के हैं। और किस प्रांत में रहते हैं, चीन के सिजियांग प्रांत में रहते हैं। चीन के सिजियांग प्रांत में ये रहते हैं। और जो उइगर मुसलमान हैं जो अफ़गानिस्तान में, इनको डर है कि तालिबान इनको चाइना में डिपोर्ट ना कर दे। ठीक है, इसीलिए डरे हुए हैं। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में शिया हज़ारा समुदाय पर बढ़े हमले, ये भी सही बात है। तालिबान को मान्यता ना देने के लिए जेनेवा में प्रदर्शन हो रहा है। पाक ने अपनी सीमाओं के निकट सैटेलाइट एयरबेस किया सक्रिय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है कि तहरीक-ए-तालिबान पाक का क्वेटा में बड़ा हमला। तहरीक-ए-तालिबान आपको बता चुके हैं, जो तहरीक-ए-तालिबान है ये पाकिस्तान में जो है शरीयत के हिसाब से अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं तहरीक-ए-तालिबान। और जो पाकिस्तान है, एक तालिबान जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है उसे अच्छा मानता है, जबकि जो तहरीक-ए-तालिबान है उसको पाकिस्तान ख़राब मानता है। मतलब जो पाकिस्तान है एक को बोलता है अच्छा तालिबान, एक को बोलता है ख़राब तालिबान। जो तहरीक-ए-तालिबान है उसे पाकिस्तान ख़राब तालिबान बोलता है। बोलने से कुछ नहीं होगा, जो तहरीक-ए-तालिबान है ये भी लगातार पाकिस्तान में अटैक करता रहेगा। अगर आप जैसा करते हैं उसको, अगर आप गलत करते हैं तो आपको गलत परिणाम ही सामने से भी मिलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को ऐसा ही हुआ, क्वेटा में भी हमला हो चुका है और कुछ पाकिस्तान के कुछ सुरक्षाकर्मी मारे भी गए हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय हित में है बातचीत अफ़गानिस्तान से। तो सही बात है कि अभी हमें कुछ इंतज़ार करना चाहिए और हमें बात करना चाहिए, क्योंकि हमें जो एक तरीके से भविष्य में अभी नहीं दिख रहा है कि किसी और की सरकार अफ़गानिस्तान में स्थापित होगी, इसीलिए हमें बातचीत करना ही पड़ेगा तालिबान से। ठीक है, लेकिन हमें इंतज़ार अभी करके हम बातचीत करेंगे। वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम अपनाते हैं। नेक्स्ट है कि आक्रांताओं का अनुचित महिमा मंडल। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कि अंग्रेज भी भारत पर एक तरीके से आक्रमण ही किए थे, और जो मुस्लिम शासक बहुत से पहले भारत में आए लूट के गए वो भी एक तरीके से आक्रमण किए थे। तो इसमें जो आर्टिकल शुरुआत होता है कि क्या विदेशी मुस्लिम शासक जो है आक्रांता थे या राष्ट्र निर्माता। उसके बाद बोला जाता है कि अंग्रेज़ जो है भारत में 200 वर्षों तक शासन करते हैं, और अंग्रेज़ के द्वारा जो है भारत को लूटा जाता है। भारत से जो है जितना भी संपत्ति लूट कर इंग्लैंड पहुंचा दी जाती है। कहाँ पर? इंग्लैंड पहुंचा दी जाती है। साथ में भारत को जो है जाति धर्म के नाम पर अंग्रेज़ों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो मुस्लिम आक्रांता है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता जब भारत में आते थे तो सिर्फ भारत में आते थे और धन लूटते थे और वापस चले जाते थे भारत से। लेकिन जो 1526 में बाबर भारत में आते हैं तो इनके द्वारा क्या होता है, ये भारत से बाहर नहीं जाते हैं। जो पहले पैसा क्या था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो लूटा और पैसा लेकर बाहर चला गया। लेकिन बाबर के बाद जो है जो आपके शासक थे एक तरीके से भारत में ही अपना शासन स्थापित कर लिए और भारत में ही जो भी ये पैसा कमाते थे भारत में ही खर्च करते थे। उससे क्या था कि जो भारत का इकोनॉमी था लगातार मजबूत होने लगा था। साथ में आपको याद रखना है कि भारत में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो भारत में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? सिंध पर हुआ था। उस समय सिंध के शासक कौन थे? दाहिर थे। कौन थे? दाहिर। और आपको ध्यान रखना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया तो उनको बोला कि आप शरीयत के अनुसार कर दीजिए, शरीयत के अनुसार कर दीजिए। उसके बाद 1526 ईस्वी में आपको बता चुके हैं कि जो बाबर है ये भारत पर आक्रमण करता है और भारत को विजित कर लेता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब बाबर के द्वारा ही जिहाद का नारा दिया जाता है। उसके बाद अकबर है जो 1556 ईस्वी में जो सत्ता पर बैठता है और किसे पराजित करके? हेमू को पराजित करके सत्ता पर बैठता है। औरंगजेब के बारे में इसमें बोला जा रहा है कि औरंगजेब जो है लगातार भारत में मूर्तियों को तोड़ता है। औरंगजेब, ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो शुरुआत में आते हैं वो सिर्फ धन लूटते हैं, जो बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं 1526 के बाद, वो भारत में रह जाते हैं और भारत के इकोनॉमी को ही बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमी से कि 9 कंपनियों ने कमाए कुल 2.93 लाख करोड़ रुपया, जिसमें सबसे अधिक कौन कमाता है? रिलायंस इंडस्ट्री सबसे अधिक कमाता है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसके संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी है। और रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। और रिलायंस इंडस्ट्री के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि एफपीआई, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत में बढ़ा है और कितना हुआ है? तो 16,453 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है भारत में एफपीआई के तहत। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपके यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड बन रहा है भारतीय स्टार्टअप्स का पसंदीदा ठिकाना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है फुटवियर उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजना अवधि बढ़ाने पर विचार। फुटवियर क्या होता है? जो पैर में कुछ भी पहनते हैं, चप्पल जूता, वो होता है फुटवियर उद्योग। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फुटवियर उद्योग क्या होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका की बाढ़ में भारतीय मूल के 4 लोगों की मौत, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि अमेरिका में फिर तेज़ी पर कोरोना, कैलिफोर्निया में अस्पताल भरे, मतलब कि जो अमेरिका है वहाँ पर कोरोना के तेज़ी से बढ़ने लगा है और जो कैलिफोर्निया का अस्पताल है वहाँ पर भर गया है। ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसे लिख लीजिएगा। गिनी में जो है सेना ने तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति जो है वहाँ के लापता हो गए हैं। जो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अल्फा कोंडे, ये लापता हो गए हैं। तो जो गिनी है इसके बारे में आप लोग लोकेशन देख लीजिए, हम यहाँ पर मैप आपको दे देंगे। और साथ में आपको याद रखना है कि जो गिनी है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो गिनी की राजधानी आपका लिख देते हैं यहाँ पर हम। जो गिनी है इसकी राजधानी है कौनाक्री, ठीक है, कौनाक्री जो आपके गिनी की राजधानी है। और गिनी की आबादी कितना है? तो गिनी की आबादी जो है 12.77 मिलियन गिनी की आबादी है। जो गिनी है पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ठीक है, गिनी जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। नेक्स्ट पेज में ये देखिए, नेफेड करेगा देश भर में कश्मीर के केसर की बिक्री, ये इंपॉर्टेंट है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड का फुल फॉर्म होता है। नेफेड जो है क्या करेगा कि जो कश्मीर के केसर है उसका बिक्री करेगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, अवनी लेखरा जो बनी ध्वजवाहक बनी है टोक्यो ओलंपिक समापन में, ये आपको हम बता चुके हैं। और सबसे अधिक जो है मेडल कौन सा देश जीता है? तो सबसे अधिक जो मेडल है चाइना जीता है। कितना जीता? टोटल 207 मेडल जीता है, जिसमें 96 गोल्ड है और 50 आपके रजत है और 51 आपके कांस्य है। दूसरे नंबर पर आपके ब्रिटेन रहा और तीसरे पर अमेरिका रहा। तो ब्रिटेन को कितना पदक मिला? 124 मिला है और अमेरिका को 104 पदक मिला है। भारत को 19 पदक मिला है और भारत जो है आपके 24वें नंबर पर रहा है। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी खेल में संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट आपके लिए खबर नहीं है। टोक्यो ओलंपिक आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है कि दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज़ कौन बना था? तो विक्टोरिया। इसे पढ़ लीजिए। 1522 में जो है आज ही विक्टोरिया जहाज़ समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर स्पेन वापस लौटा था 1522 में ही, और आज ही के दिन। ठीक है, और ऐसा करने वाला पहला जहाज़ बना कौन? विक्टोरिया बना था। इसमें ध्यान रखना कि 1519 में जो है मैगलन की अगुवाई में जो 260 सदस्यों की टीम गई थी पूरा दुनिया घूमने के लिए, लेकिन वापस मात्र बच के आए 18, बाकी सभी लोगों का बीच में ही सफाया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीमा पार कर पाकिस्तान पर भारतीय सेना का जवाबी कार्रवाई किया गया था आज ही के दिन। 1965 की लड़ाई में जो है भारतीय सेना आज ही पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए पश्चिम पाकिस्तान में दाखिल हुई और पाक के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो है कश्मीर में भेजे घुसपैठी वे एलओसी पर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई भारतीयों की जीत के साथ ही 23 सितंबर को समाप्त होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है कि दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज़ बना विक्टोरिया।
1522 में जो है आज ही विक्टोरिया जहाज़ जो है समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर स्पेन लौटा था। कहाँ लौटा था? स्पेन लौटा था। और ऐसा करने वाला जो है ये पहला जहाज़ था। 1519 में जो है मैगलन की अगुवाई में 260 सदस्यों के साथ जो है ये जहाज़ निकला और वापस मात्र 18 लोगों को लेकर आता है। बाकी जो भी लोग हैं करीब कितने हो गए? 242 लोग रास्ते में टपक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीमा पार कर पाकिस्तान पर भारतीय सेना का जवाबी हमला। 1965 की लड़ाई में जो है भारतीय सेना आज ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए पश्चिम पाकिस्तान में दाखिल हुई और पाक के ऑपरेशन, आपको ध्यान रखना है, पाक के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो है कश्मीर में घुसपैठियों वे एलओसी पर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई भारत की जीत के साथ 23 सितंबर को ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 1965 में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, 1962 में भारत और चाइना के बीच में होता है और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। उसके बाद है सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लेनेट एक्स से जल्द उठेगा पर्दा, तो जब उठेगा तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद है अल्जाइमर की सटीक भविष्यवाणी संभव है। डीप लर्निंग आधारित अचूक मॉडल विकसित करने का दावा किया जा रहा है। और उसके बाद है खट्टी मीठी खबर, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ताकि वहाँ पर सारे वीडियो का आपको PDF मिलता है और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको दिया जाता है। थैंक यू।